हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कुछ नया टॉपिक, कुछ नया लेसन इंग्लिश का। आपकी इंग्लिश को और बेटर करना है, हमको इंग्लिश में ही कन्वर्सेशंस करनी है, तो हमको कुछ और चीज़ें जाननी होंगी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूँ आज, और ये है दो वर्ड हैं बेसिकली, वो हैं ये। तो ये दो वर्ड हैं, इन पे हम लोग बात करने वाले हैं। और क्योंकि इंग्लिश को महज वोकैबलरी से हम वोकैबलरी सीख लें और उसको बोलना सीख जाएं और बस बोल दें किसी के सामने, तो वो एक अलग बात है। बट एक सही ग्रामेटिकल सेंटेंस फ्रेम करना होगा, तो हमको ये जो छोटे छोटे वर्ब हैं इनके बारे में भी बात करनी होगी। तो आज हम लोग इस दो वर्ड हैं, ये एक्चुअली में वर्ब है, इनके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। मैंने लिख रखे हैं, 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। सेंटेंस के थ्रू आप इंग्लिश इतने अच्छे से समझेंगे जो आप मतलब एक एक वर्ड नहीं समझ के नहीं सीख पाएंगे। जैसे किसी ने आपको ग्रामर का बारे में बताया कि वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, आपको पता लग गया अच्छा ये होते हैं, बट उनको जब सेंटेंसेस में यूज करना होता है ना, वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। और जब सेंटेंसेस में आप यूज ही नहीं कर पाएंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सेंटेंस के थ्रू इंग्लिश बोलना सीखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी चीज़ें। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर है, आई डजंट हैव पर्स विच आई यूज टू हैव इट अर्लियर। तो अगर कोई नॉर्मल मतलब समझने के लिए, अगर इसको समझना है कि इसने लिखा क्या है, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कह सकते हैं कि कोई ये है व्यक्ति, वो कह रहा है कि मेरे पास अब वो पर्स नहीं है जो मेरे पास पहले हुआ करता था। ये तो मैं समझ गया, बट अगर ग्रामेटिकली अगर सेंटेंस को देखें तो गलत सेंटेंस है। अगर किसी ने इस तरह का सेंटेंस फॉर्मल जगह पे या कहीं बाहर भी कैजुअली भी बोला, तो भी ये सेंटेंस की वजह से उसका इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा सुनने वाले पे। तो लिसनर सोचेगा कि इसको इंग्लिश आती नहीं है, बस ये इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि इसका इंप्रेशन बने, तो वो भी वहाँ पर खराब हो गया, नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। इसीलिए ये सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर एक प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो इसका मतलब है हमको सब कुछ प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ही रखना होगा। तो क्या लिखा है, आई जो प्रोनाउन है वो सिंगल लेटर प्रोनाउन है, इसीलिए सेंटेंस के शुरुआत में या बीच में जब भी आएगा तो कैपिटल लेटर से ही होगा। आई डजंट हैव। अब यहाँ जो वर्ड है डजंट, डज के बारे में, डू के बारे में बात करेंगे। ये डू का ही फॉर्म है डजंट। वर्ड होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आएगा। आई क्या है, आई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के फ्रेम में आता है। मेरा एक पुराना वीडियो है, मैंने एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। इसको आप जाकर देख सकते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि आई एक्चुअली में क्या है। यहाँ पर आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब यहाँ आई जो है वो मैं खुद अपनी बात कह रहा हूँ, मतलब फर्स्ट पर्सन है, अपनी बात खुद मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं फर्स्ट पर्सन। ये वर्ड क्या बनेगा, आई डोंट। आई डोंट हैव। अब यहाँ पर एक पर्स की बात मैं कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक पर्स है जो बहुत पहले मेरे पास हुआ करता था, जो आज नहीं है। वो स्पेसिफिक है, वो स्पेशल था, इसीलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ होगा, हम उसके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेसिफिक है हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट हैव द पर्स विच, जो कि विच मतलब हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ बता रहे होते हैं, जो कि, या फिर विच वन यू विल चूज, कौन सा तुम चूज करोगे, कौन सा, विच। बट यहाँ पर ये वर्ड कौन सा नहीं आने वाला है, यहाँ पर वर्ड आएगा दैट। दैट ये सही वर्ड बनेगा यहाँ पर। जो कि वो पर्स मेरे पास नहीं है जो कि पहले मेरे पास होता था। तो दैट आई यूज टू हैव अर्लियर, ये जो इट है इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। आई डोंट हैव द पर्स दैट आई यूज टू हैव अर्लियर, फुल स्टॉप। और अर्लियर क्या है, अर्ली मतलब पहले, अर्लियर मतलब काफ़ी पहले। हम लोग इस वर्ड यूज़ करते हैं, एक कंपैरेटिव वर्ड बन जाता है ये। अर्लियर एक हमारा एक्चुअली में
एडवर्ब है, अर्लियर एक एडवर्ब है। इसी तरह हम सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ पर अगर कोई नाउन होता ना, तो अगर नाउन की मदद कर रहा होता वो वर्ड, तो हम लोग उसको एडजेक्टिव मानते। तो इसी तरह हम फ्रेम कर वो ग्रामर में क्या है वो वर्ड ऐसे पता लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस मुझे लगता है एकदम क्लियर है आपको। इसमें जो मिस्टेक्स थी और जो हम लोग रेक्टिफाई करके नई सेंटेंस को फ्रेम करेंगे वो सेंटेंस बन जाएगा, आई डोंट हैव द पर्स दैट आई यूज्ड टू हैव अर्लियर। तो ओमिशन भी है कुछ वर्ड यहाँ पर, और कुछ नया वर्ड आया भी है, और गलत वर्ड को हमने हटाया भी है। और डज और डोंट का मतलब ये है कि हम डज और डोंट दोनों प्रेजेंट टेंस के वर्ड हैं, याद रखिएगा। नेगेटिव था सेंटेंस तो हमने नॉट लगाया, और डज थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात ही नहीं की गई थी, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था, इसीलिए यहाँ पर डू लगाया, तो डोंट आएगा। सेकेंड सेंटेंस, सिमरन गो जॉगिंग एवरी डे। सिमरन रोज वॉक पे जाती है या दौड़ने जाती है। सिमरन गो जॉगिंग एवरी डे, ये लिखा है सेंटेंस में। अब यहाँ पर सेंटेंस को हमने समझ लिया, बट वही है कि ग्रामेटिकली अगर हम इसको यूज करेंगे, बोलेंगे, तो ये सेंटेंस अच्छा नहीं है, ग्रामेटिकली इसमें मिस्टेक्स हैं, इंप्रेशन हमारा खराब पड़ेगा। हम इसको सही कैसे करेंगे, वही आप रिपीट करिए इसको पॉज करके। मैं बताता हूँ गलती है ये, और यहाँ पर एक वर्ड थोड़ा सा गलत है। अब आप बताइए दो गलती है, इसको कैसे सुधारा जाए। आप एक बार सुधार के देखिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सिमरन गो जॉगिंग एवरी डे में सही बात क्या है, सिमरन एक नाम है, ऑब्वियस सी बात है, एक नाम है, तो नाम के बारे में बताया जा रहा है कि सिमरन गो जॉगिंग एवरी डे, तो ये एक तरह का एडजेक्टिव ही होगा। ये सिमरन के बारे में बोल रहा है कि रोज जाती है जॉगिंग, और जॉगिंग एक तरह का वर्ब है, तो ये आएगा। सिमरन कौन है, अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पर जब हमने सीखा है डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आएगा, तो यहाँ पर गो नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ड आएगा गोज। क्यों, क्योंकि जैसे डज होता है वैसे ही एक वर्ड है गोज, और वो भी हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो डज की तरह गोज भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए के साथ ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ सिमरन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैं किसी से कह रहा हूँ तीसरे की बात, जिसका नाम है सिमरन, कि वो रोज जॉगिंग पे जाती है। तो सिमरन गोज जॉगिंग एवरी डे। एवरी डे में गड़बड़ ये है कि एवरी डे साथ में नहीं लिखेंगे हम, ये एडवर्बियल फ्रेज बनेगा, एवरी डे, इसको अलग लिखा जाएगा, ये एडवर्बियल फ्रेज बनेगा ये, ठीक है। तो ये है सिमरन गोज जॉगिंग एवरी डे, एक तरह का एडवर्ब बनता है ये। एवरी डे और एवरी डे का डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसको प्लीज जाकर देखिए। और यहाँ के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर ये सिमरन गोज जॉगिंग एवरी डे ये वाला होता तो एडजेक्टिव होता, सिमरन गोज जॉगिंग क्योंकि यही वाला होना चाहिए, ब्लू वाला गलत है, ग्रीन वाला सही है। तो सिमरन गोज जॉगिंग एवरी डे ऊपर वाला होना चाहिए, वो एक एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। इन दोनों में फर्क क्या है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक बार रिवीजन के लिए बता सकता हूँ, मगर आप वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये वाला जो एवरीडे ऊपर जो लिखा है मैंने, एवरी डे गैप देकर, ये ऐसी बात है जो रोज होती है, ईच डे, ठीक है, वो वाला एवरीडे है, एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं इसको। और ये जो साथ में लिखा है इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक। तो सेकंड सेंटेंस मुझे लगता है क्लियर है। हम लोग थर्ड पे आते हैं, What do your mother do? तुम्हारी मम्मी क्या करती हैं, और क्वेश्चन मार्क। तो जैसे जो वर्ड्स होते हैं नॉर्मली जो शुरू होते हैं WH से, WH से जो वर्ड शुरू होते हैं वो एक्चुअली में इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, मतलब पूछताछ के लिए, कोई क्वेश्चन करने के लिए वर्ड ये वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। Which, what, who, ये होते हैं वर्ड्स। What do your mother do? तुम्हारी मम्मी क्या करती है तो समझ आ गया, बट ग्रामेटिकली गलत है। गलती कहाँ पर है, गलती है ये। अब कम से कम एक बार आप ये सोचिए कि सेंटेंस को हिंदी में या अपनी नेटिव भाषा में बोलेंगे कैसे, बोलेंगे तुम्हारी मम्मी क्या करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने
किसी से पूछा, कन्वर्सेशन दो लोग के बीच चल रहा है किसी थर्ड पर्सन के लिए, मम्मी के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है हमारे बीच, तो वो जो तरीका पूछने का इंग्लिश में होगा व्हाट। अब यहाँ थर्ड पर्सन आ रहा है, अब तो आपका आंसर एकदम सही होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ सही जवाब है व्हाट डज योर मदर डू, ताकि मम्मी क्या करती हैं। अब प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है तो यहाँ डज आएगा, ठीक। तो ये एकदम सही सेंटेंस बन गया। उसके बाद फोर्थ, बॉबी डू हिज होमवर्क रेगुलरली। फिर वही बात है, बॉबी, मैं बात कर रहा हूँ किसी से बता रहा हूँ बॉबी के बारे में, तो यहाँ पर डू हिज होमवर्क रेगुलरली, अपना काम हर दिन कर लेता है, रेगुलर करता है अपना काम, होमवर्क पूरा कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर फिर वही गड़बड़ है और आपको भी ये पता होगा, रिवीजन हो गया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि यहाँ पर डू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डज। बॉबी डज हिज होमवर्क रेगुलरली। अब क्योंकि हम बार बार सेंटेंस में उसका नाम तो लेंगे नहीं, बॉबी डज बॉबी होमवर्क रेगुलरली ऐसे बोलेंगे नहीं, तो नाउन की जगह लेता है प्रोनाउन। तो ये है प्रोनाउन, वो भी लड़के के लिए, ठीक। लड़की होता तो हर आ जाता। उसके बाद होमवर्क एक नाउन है क्योंकि आइडेंटिटी है, होमवर्क एक तरह का वर्ब है। और रेगुलरली लगातार, रेगुलरली हमको बता रहा है कोई बात, तो ये अगर हमारे इसके वर्ड के बारे में ये बता रहा है रेगुलरली, रेगुलरली अपना काम कर लेता है, करता है, तो इस वर्ब का मदद कर रहा है ये वर्ड। तो जब वर्ब की कोई वर्ड मदद करता है तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो रेगुलरली एक तरह का एडवर्ब है ना। और होमवर्क हमारा नाउन है, हमको पता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। होमवर्क जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और ये है एडवर्ब। तो सेंटेंस में एक गलती थी जो हमको पकड़ लिया हमने, तो हमारा सेंटेंस सही हो गया। फिर लास्ट सेंटेंस है, इफ द पावर गो आउट यूज फ्लैश लाइट। इसमें गड़बड़ क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें गड़बड़ है इफ द पावर, तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक तो हम लोग को नया वर्ड लाना है और एक वर्ड गलत है, उसको सही करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस को हम समझते हैं क्या लिखा है। अगर बत्ती चली गई तो आप टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी में हम जो टॉर्च बोलते हैं उसको इंग्लिश में फ्लैश लाइट बोलते हैं, ठीक है, जो टॉर्च होती है। इफ द पावर गो आउट, अब यहाँ पर जो ये वर्ड है, अगर ये सोचिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, कौन किससे क्या बोल रहा है। वो क्या रहा है, मैं किसी से बोल रहा हूँ अगर बत्ती चली जाएगी, तो तीसरी चीज की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ कोई तीसरा पर्सन नहीं है, बट तीसरी चीज की बात हो रही है। दो लोग के बीच कन्वर्सेशन है, बट वो कन्वर्सेशन किसी तीसरी चीज को लेकर है। तो जब दो लोग के बीच कन्वर्सेशन होता है तीसरी चीज को लेकर, तो वहाँ पर थर्ड पर्सन टाइप का हमको फीलिंग आता है। तो हम यहाँ पर डालेंगे इफ द पावर गोज आउट। आपको सब समझ में आ गया मुझे लगता है, इफ द पावर गोज आउट। अब यूज, आप एक आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं और करना भी चाहिए सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए। यूज अ फ्लैश लाइट। तो ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, परफेक्ट सेंटेंस है, ग्रामेटिकली बहुत अच्छा, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा कि आप आर्टिकल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कंडीशनल वर्ड है इफ, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस बन गया हमारे सामने क्योंकि यहाँ इफ आ गया है और ये पॉसिबल है, इसका मतलब है जीरो कंडीशनल से आ रहा है ये। इफ द पावर गोज आउट, अगर बत्ती चली जाती है, मतलब बत्ती शायद ना भी जाए। तो कंडीशनल्स के ऊपर जो है मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो, सारे कंडीशनल्स डिस्कस किए हैं। आप उनको मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा वो वीडियो है, आपको देखना भी चाहिए। तो ये अगर बत्ती चली गई तो एक टॉर्च का इस्तेमाल कर लेना। तो टॉर्च का इस्तेमाल करने से हमारा काम बन जाएगा। भाई हाँ, अगर बत्ती गई तो कॉमा मतलब पॉज, फ्लैश लाइट यूज कर लेना। दो बातें हुई ना इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी है। इट्स अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस व्हेन यू यूज अ पंक्चुएशन। या तो इफ पे मैंने अपना डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस पर भी आप जाकर इफ के बारे में जान सकते हैं। एक तरह का सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ये, और मैंने बहुत अच्छे से बताया सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, क्या काम है। तो मुझे लगता है ये सारे सेंटेंसेस से आपको कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली समझ में आएगा। अब इसे इन सारे सेंटेंसेस को आप नोट डाउन करिए और साफ साफ सेंटेंस लिखिएगा, जो ग्रीन में है उसको ऐड करके लिखिएगा एकदम अच्छे से, फ्रेश सेंटेंस उसको पढ़िएगा और इसको एज इट इज अब आप बोलना शुरू करिएगा।
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस इस सेंटेंस को आप कई बार बोल सकते हैं। जैसे आप सब किसी से पूछना हो तो व्हाट डज योर मदर डू, आप ऐसे ही पूछेंगे इंग्लिश में, ताकि आपको और रिकॉल हो ये वर्ड्स। तो अगर पता चली जाएगी तो फ्लैश टाइप यूज करना, तो आप ऐसा सेंटेंस बोला करिए। तो आप जैसे ही बोलना शुरू करेंगे आपको इंग्लिश समझ आना शुरू हो जाएगी, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मुझे अब और क्या समझना है और मेरी कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं जिसको मुझे सुधारना है। तो इनको करिए आप नोट डाउन और करिए खूब सारी प्रैक्टिस।